गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इरिगेशन मेथड। और इरिगेशन मेथड में वेरियस इरिगेशन मेथड्स हमने बताया था कि क्या क्या होते हैं। जैसे इसको वापस से रिवाइज करते हुए चलते हैं, क्योंकि इसकी इमेजेस फोटोज हमें देखनी बहुत ज़रूरी है ताकि दिमाग में एक व्यू बने। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन मेथड्स, जिसमें यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन मतलब मिट्टी के ऊपर से हमने जो पानी भर दिया, दैट इज नोन एज सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस मतलब ऊपर से आपको वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे परफोरेटेड पाइप्स के थ्रू जो है हम क्रॉप्स को आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सब सरफेस इरिगेशन। एंड स्प्रिंकलर इज लाइक आर्टिफिशियल रेन, it may be fixed or it may be rotating type of sprinkler irrigation. Then मैंने बताया था कि मेन जो पार्ट है दैट इज सरफेस इरिगेशन के जो पार्ट है 3, उसके में भी फ्लडिंग के पार्ट्स जो है हमें मेमोराइज करने हैं, और जो चीज ज्यादा यूज होती है। तो सरफेस इरिगेशन के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, फ्लडिंग, फ्यूरो एंड कंटूर फार्मिंग। अब इसकी इमेजेस हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। एंड देन फ्लडिंग की बात करें तो फ्लडिंग में भी वाइल्ड फ्लडिंग एंड कंट्रोल फ्लडिंग। तो कंट्रोल्ड फ्लडिंग के फर्दर क्लासिफिकेशंस आर फ्री फ्लडिंग, कंट्रोल लैटरल्स, बॉर्डर स्ट्रिप्स, चेक बेसिन्स, बेसिन फ्लडिंग एंड zigzag मेथड। तो थ्रू अ पीपीटी वी कैन सी इट कि पिछली बार हमने स्टार्ट करी थी एज अ एग्जांपल ऑफ मूवी ऑफ लगान कि क्यों, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, कि हमेशा जो है एक सॉन्ग्स के थ्रू मैंने स्टार्ट किया था। इस बार ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस पिक्चर इज टेकन एज, जो आपको यहाँ पे दिख रही है शाहरुख खान की, इज टेकन एज स्वदेश। तो आप अपने खेतों में पहुंच गए, आप अपने गांव में पहुंच गए, बट नाउ यू हैव टू डिसाइड कि फ्रॉम विच मेथड you have to give the water to the crops. What is the best method according to your criteria, according to the source of water, according to the feasibility? ठीक है। तो यहाँ पे ये मूवी ली गई है। इस मूवी में आप इस स्नैपशॉट्स में देख रहे हैं कि नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स। तुमने देख लिया कि फ्यूरो इरिगेशन का एक मेथड है, कंट्रोल है, जिगजैग है, बेसिन है। किससे तुम्हें अपने एरिया में वाटर सोर्स तुम्हारे पास कैसे कितना अवेलेबल है, और क्या फिजिबिलिटी है, क्या तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कन्वीनियंस है, उस हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू सप्लाई द वाटर टू द क्रॉप्स। तो पहले मैंने बात करी थी फ्यूरो इरिगेशन। मैंने बताया था फ्यूरो इरिगेशन में क्या है, पूरे फील्ड को अल्टरनेटिवली हम एक मतलब लाइक अ साइन कर्व जैसा क्रिएट कर देते हैं, जिसमें एक जो है मेड़ बना दी हमने, और बीच में पूरे वाटर को यहाँ से फ्लो करा रहे हैं। यहाँ पे मेन डिच होगी या मेन आपका जो ब्रांच कैनाल, उसके थ्रू पानी अंदर सप्लाई हो रहा है। तो पूरे फील्ड को आपने अल्टरनेटिवली अलग अलग लाइंस में कन्वर्ट कर दिया है। एक लाइंस जो है, अब यहाँ पे मान लो जैसे आलू की बुआई भी इसी तरह से होती है, पोटैटो की। तो इसमें आपने जो भी क्रॉप लगाने लगा दिया, और इसको जो है इन दोनों मेड़ों से पानी सप्लाई हो रहा है। फ्यूरो इरिगेशन, ठीक। फ्यूरो इरिगेशन का इमेजेस से अब दिमाग में याद रहेगा कैसा होता है। देन कंटूर फार्मिंग। कंटूर मैंने बताया था, कंटूर इज एक्जैक्टली यूज फॉर द ग्रेडिंग, है ना। डिफरेंट डिफरेंट आरएल के लिए ही तो कंटूरिंग हमने सर्वे में पढ़ा था। तो ऑब्वियसली कंटूर नाम आते ही हमें ये समझ आना चाहिए कि डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द प्लेन एरिया, इट इज फॉर द हिली एरिया। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो पहाड़ी नुमा खेती जिसको बोलते हैं हिंदी में, दैट इज कंटूर फार्मिंग। तो हम, या सीढ़ी नुमा खेती। तो इसमें क्या है, तुम देखो अलग अलग कंटूर, देखो यहाँ का कंटूर, अगर अगर तुम इसको कंटूर ड्रॉ करो तो तुमको बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ का आरएल, यहाँ का आरएल, यहाँ का रिड्यूस लेवल सब अलग अलग मिलेगा। तो इसमें क्या है, अलग अलग आरएल्स को डिवाइड करके यहाँ पे बाउंड्रीज पे छोटी सी मेड़ या छोटी सी मिट्टी की एक बाउंड्री बना देते हैं, जिसके थ्रू इसमें पानी भरा रहता है जितना भी हमें डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए। उसके बाद ये नीचे सप्लाई जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ग्रेविटी फ्लो के थ्रू पानी जा रहा है ऊपर से नीचे की ओर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटूर फार्मिंग, अंडरस्टूड। देन बात करते हैं बॉर्डर स्ट्रिप की। तो मैंने बताया था कि बॉर्डर स्ट्रिप में जो विड्थ है वो आपकी 3 से 10 मीटर तक की चौड़ाई की स्ट्रिप, और उसकी लेंथ जो है वो आपकी 50 से 200 मीटर, इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। इस तरह से अगर हम पानी को सप्लाई कर रहे हैं खेतों में, इट इज नोन एज बॉर्डर स्ट्रिप, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल आई थिंक शायद लास्ट क्लास में मैंने ट्यूबवेल वाला न्यूमेरिकल
जो है, हाँ, टाइम, कितना टाइम लगेगा इस पूरी लेंथ को कवर करने के लिए, इस पे मैंने न्यूमेरिकल आपको लास्ट क्लास में करा दिया था नोट्स के थ्रू। तो ये हो गया बॉर्डर स्ट्रिप। देन बात करते हैं चेक फ्लडिंग की। चेक इज लाइक आपके जो मैथ की कॉपी होती है, बॉक्सेस क्रिएट होते हैं, तो अगर हमने अपने ग्राउंड को इस तरह से मैथ के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में क्रिएट कर दिया और उसमें चैनल्स के थ्रू जो है, जैसे ये आपके ब्रांच डिचेस या कनाल के थ्रू, जैसे सपोज करो ये तुम्हारा मेन कैनाल आ रहा है, इस मेन कैनाल के थ्रू तुमने कई सारे ब्रांच कैनाल निकाल दिए और यहाँ पे बीच बीच में तुमने डक्ट्स बना दिए। तो अगर इसके थ्रू तुम इन पूरी ग्राउंड को या तुम्हारे पूरे ग्रॉस कमांडेड एरिया को इफ यू आर dividing into different checks, then it is known as the check flooding. It is a type of सरफेस। अभी जो भी हैं ये सभी सरफेस इरिगेशन के एग्जांपल्स जो चल रहे हैं। देन आई एम टॉकिंग अबाउट रूट जोन और आइदर यू कैन से बेसिन फ्लडिंग। इंडिविजुअल एक पेड़ या हो सकता है एक से दो पेड़ को इंडिविजुअली जो छोटी छोटी क्यारियां बना के उसके जड़ में ही या उसके रूट में ही जो पानी प्रोवाइड करते हैं, इट इज नोन एज द बेसिन फ्लडिंग। ऑब्वियसली इसमें इवेपोरेशन लॉस कम होगा, टोटल सप्लाई ऑफ वाटर कम होगा। तो देखो अब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन मेथड से तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मेन डिपेंडेंसी है कि तुम्हारे पास सोर्स ऑफ वाटर क्या है और कितने अमाउंट में है। देन तुम्हें उसको अल्टीमेटली किसी क्रॉप या किसी पेड़ तक पहुंचाने के तुम्हारे पास क्या कन्वीनियंस है, इसके हिसाब से ही तुम बैठ के तुम्हें डिसाइड करना होगा कहीं पे भी अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से कि व्हाट मेथड वी हैव टू चूज फॉर आवर क्रॉप्स। अंडरस्टूड? देन दिस इज द एग्जैक्ट मेथड। देखो यहाँ पे तुम्हारी जो मेन डिचदारी है, इसके थ्रू पानी यहाँ से पहले इस तरह से रोटेट कर रहा है जिग जैग मैनर में, और रोटेट करते हुए अप टू द एंड ऑफ द फील्ड जो है, जितना भी हमें वाटर प्रोवाइड करना है वो जिग जैग मेथड में मूव करता हुआ खेतों में प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये सब अब जो है इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लिफ्ट इरिगेशन। और लिफ्ट इरिगेशन में भी ट्यूबवेल और ये सारी चीजें तो तुमने देख रखी हैं। बात करते हैं एंशियंट टाइम की, या पहले जो हम यूज करते थे, जो भी मेथड थे हमारे पास लिफ्ट इरिगेशन की, उसकी बात करते हैं। तो मैंने वहां पे मेरे नोट्स में भी मैं दिखा देता हूँ। नोट्स में मैंने देखो यहाँ पे नोट्स में मैंने लिफ्ट इरिगेशन की, मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि देखो ओपन वेल, कुआं, डीप ट्यूबवेल, ट्यूबवेल, ये सभी चीजें तुमने बायो मैकेनिकल जिसमें बड़े बड़े पंप्स लग गए, ये सभी ऑब्वियसली देखे हुए हैं। इसकी दिमाग मतलब तुम्हारे दिमाग में इसकी इमेज बहुत आराम से क्लियर हो गई होगी। इसकी बात करते हैं जो मैंने बताया था कि बाय द मैन और एनिमल पावर के थ्रू जो हम लिफ्ट इरिगेशन के हमारे पास मेथड हम पहले यूज करते थे, उसके बारे में कुछ इमेजेस देखते हैं ताकि तुम्हें मोर क्लियर हो। दिस इज नोन एज स्विंगिंग बास्केट। ठीक है, और लिफ्ट इरिगेशन या इरिगेशन मेथड्स के जितने भी फॉर्म हैं उसमें ऑलमोस्ट समझ लो इंडिया ही काफी हद तक आगे रहा है। वी आर एग्रीकल्चर कंट्री बेस्ड। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक स्विंगिंग बास्केट मतलब एक बकेट लगा लिया, उसको दो तरफ से मूव करा करके नीचे यहाँ पे कहीं वाटर सोर्स है, इसमें बकेट करके फील्ड पे बाई मैन पावर के थ्रू इसमें सप्लाई करना है। दिस इज अ काइंड ऑफ लिफ्ट इरिगेशन एज अ स्विंगिंग बास्केट। इसका एक और भी इमेज है, इसमें तो ज्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे पहले डिप करें और डिप करने के बाद वहां जो हमने क्यारियां बनाई है, जो भी अब उसको जो भी मेड़ या क्यारियां बनाई है उसमें जो है पानी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, देन दून लिफ्ट इरिगेशन, इसका वीडियो भी तुमने कभी ना कभी यूट्यूब पे देखा होगा। किसी एक पेड़ की डाल को या फिर एक फर्स्ट लीवर की तरह, फर्स्ट लीवर कहने का मतलब वो उत्तोलक, मतलब इसको तुमने इस तरह से प्रोवाइड किया हुआ है कि जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे इस खंबे को, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कहीं तुम्हारे पास अगर सोर्स ऑफ वाटर है तो तुमने किसी भी फॉर्म में उसमें कोई ऐसी चीज से डिप कर ली जिसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाए, और तुमने उसको प्रेशर से दबाया, दबाने के बाद तुमने वापस से इसको रोटेट करा के, ये इसका एक हैंड रोटेटिंग है, रोटेट करके इधर या इधर जिधर भी खेतों में तुम्हें पानी प्रोवाइड करनी है, कंटिन्यूअसली तुम पानी प्रोवाइड कर रहे हो। इट इज काइंड ऑफ ए दून लिफ्ट इरिगेशन। ठीक, इन सब चीजों को जानना बस जरूरी है। दैट इज पर्शियन व्हील। ये तुमने कई सारी मूवियों में भी देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। पर्शियन व्हील मीन्स रोटेटिंग बास्केट्स टाइप की। मतलब देखो ये जो बकेट है, नीचे कहीं सोर्स ऑफ वाटर तुमने क्रिएट किया हुआ है, ये बकेट नीचे जाएंगी पानी इसमें भरते हुए। सॉरी, बैक कैसे होगा, हाँ,
इसकी बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो ये बकेट नीचे जाएगा, नीचे से पानी भरता हुआ ऊपर आएगा और यहाँ पे देखो तुम्हें इस इमेजेस थोड़ी ये ब्लर हो गई है, यहाँ पे कहीं वो जो है पानी को पलट देगा, जिसके थ्रू यहाँ पे तुमने कनेक्टिविटी बना दी है, जिसके थ्रू पानी जो है आगे फील्ड में जाएगा। ठीक है, इसका एक और भी इमेज देख लो। इसमें क्या है, ये बैल जो है, तुमने पहले मूवीज में देखा होगा, बैल कोलू जो बोलते हैं, दैट इज एग्जैक्टली बैल कोलू, कि ये जो रोटेट कर रही हैं बाय द एनिमल पावर, ये इसके रोटेशन के थ्रू ये जो है स्विंगिंग बास्केट जो है रोटेट कर रहा है, और रोटेट करने के थ्रू एक लीवर आर्म से इस तरह से अटैचमेंट कर दिया है कि वो उसके रोटेशन के थ्रू नीचे से पानी लेके ऊपर वापस अल्टीमेटली फील्ड तक पहुंचा रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ पर्सियन व्हील लिफ्ट इरिगेशन। देन बात करते हैं लिफ्ट इरिगेशन के बाद, जो भी मॉडर्न लिफ्ट इरिगेशन मेथड्स है वो तुम्हें पता ही है, ट्यूबवेल वगैरह। बात करते हैं स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में भी फिक्स्ड टाइप और रोटेटिंग टाइप है, वो भी ऑब्वियसली तुमने देखा हुआ है। सब सरफेस इरिगेशन मेथड। सब सरफेस इरिगेशन मतलब कि तुम्हें ऊपर से अगर इवेपोरेशन लॉस ज्यादा नहीं करवाना है और तुम्हें नीचे नीचे से ही पानी को सप्लाई प्रोवाइड करना है, इट इज नोन एज सब सरफेस। सब सरफेस मतलब सरफेस के नीचे से पानी को प्रोवाइड करना इज नोन एज सब सरफेस इरिगेशन। इसमें क्या है, हम जमीन के कुछ नीचे जितना हमारा अलग अलग टाइप का रूट जोन डेप्थ, देखो हर एक क्रॉप का अपना रूट जोन डेप्थ होता है, यानी कहने का मतलब कि जो भी फसल है उसकी जो जड़ है वो एवरेजली कितने नीचे तक जाती है, ये हमें पता होता है। तो उस हिसाब से उतने ही नीचे तक हम जो है पाइप के, कई सारी पाइप्स के नेटवर्क्स को बिछा देते हैं। वो परफोरेटेड पाइप्स हो सकते हैं या फिर अल्टीमेटली कुछ कुछ दूरी पर जो है हम उसको अलग अलग सॉइल से कनेक्ट कर देंगे और इसमें जो है पानी सप्लाई करेंगे। तो इससे क्या है, ऊपर से तो हमें कोई पानी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो सॉइल मॉइस्चर जो चाहिए किसी भी एक क्रॉप को, वो मेंटेन रहेगा और क्रॉप को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है सप्लाई होता रहेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इसका जो अपने रूट्स हैं, डायरेक्टली रूट्स में पानी सप्लाई हो रहा है, और ये एक बार जो है फिक्स कर देने के बाद ऊपर से खेतों में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा कि पाइप कहाँ पे लेइंग की गई है, पानी कैसे सप्लाई हो रहा है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, मॉस्किटोज की प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन इवेपोरेशन लॉस नहीं होगा। तो कम से कम पानी जो है तुम्हें देने में ही ज्यादा से ज्यादा क्रॉप यील्ड मिल सकता है। बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑब्वियसली हाई होगा, क्योंकि तुम्हें एक्सकेवेशन कराना होगा, उसके बाद तुम्हें परफोरेटेड पाइप्स के नेटवर्क बिछाने होंगे। ठीक, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई है, बट आफ्टर दैट टोटल अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो कम देने पे, मतलब कम देना पड़ेगा, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्रॉप यील्ड भी मिल जाएगी। जैसे देखो ये दिस इज नॉर्मल फील्ड, इसमें ऊपर से तुम्हें कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा कि इसमें नीचे अंदर अंदर जो है परफोरेटेड पाइप्स की एक लेयर, परफोरेटेड मतलब कई सारे जिनमें होल्स हो, उनकी एक लेयर गई हुई है। देखो इसमें तुम देख रहे हो विद इन लाइक अ बॉर्डर, जहां जहां पानी के पाइप्स गए हैं, जो पानी सप्लाई कर रहे हैं जहां पे भी मेन डिच से, वहां वहां अपने आप देखो पानी नमी दिख रहा है, लेकिन ऊपर से कोई पाइप भी नहीं दिख रहा। इट इज ए क्रिटिकल एग्जाम्पल ऑफ सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम। तो ये हमने पिछले सेक्शन में भी पढ़ लिया था, मैंने बताया था कि इसके इमेजेस के थ्रू थोड़ा सा तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या होती हैं चीजें। वापस से हम नोट्स पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं। ये सारी चीजें हो गई। देखो यहाँ पे फ्री फ्लडिंग की बात करें, फ्री फ्लडिंग में भी हमें ऐसा नहीं कि वो जो तुम पूरा खेतों में पानी भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज वाइल्ड फ्लडिंग। ठीक है, फ्री फ्लडिंग इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल फ्लडिंग, ये याद रखना। ठीक, देखो फ्री फ्लडिंग, योर फ्री फ्लडिंग इज एन फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल फ्लडिंग। जो तुम सोच रहे हो फ्री फ्लडिंग का मतलब, तो फ्री फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीजें हो गई। बॉर्डर स्ट्रिप की हमने न्यूमेरिकल कर दिया था। अब इसके, अब अगर मैं नाम लूँ बॉर्डर स्ट्रिप, फ्यूरो या कोई भी ऐसे इरिगेशन का, तो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल इमेज तुरंत क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरह से हम उसको पानी को प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने बता दिया था कि न्यूमेरिकल कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल भी जैसे कि अगर तुम्हारा ट्यूबवेल है, कितनी देर तुम्हें ऑन करना है। ठीक है, बेसिन फ्लडिंग, जिगजैग, सब सरफेस, स्प्रिंकलर, रोटेटिंग स्प्रिंकलर, ये सारी चीजें हो गई थी। अब सीधे आते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स की। ठीक है, कुछ इनिशियल डिफिनेशंस हैं, उनको हमें याद करना है, उनको यहाँ पे समझ लेते हैं।
ठीक है? ये कई बार इंटरव्यूज में और हर जगह पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं कोर डेप्थ एंड कोर पीरियड की। तो कोर डेप्थ कहने का मतलब कि जो पहली बार तुम जो पानी प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी खेत को, तो वो होता है तुम्हारा कोर डेप्थ। देखो, पहले पालियो से स्टार्ट करते हैं। पालियो इरिगेशन लिखा हुआ है, इट इज द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। देखो, जैसे तुमने कोई भी खेती करी, खेती करने के बाद तुमने एक फसल काट दी। एक फसल काटने के बाद जैसे तुमने अभी हरियाणा में सुना हो पुआली को जलाते हैं या जो भी, तो वो सारी चीजें क्रिएट करने के बाद जो तुमने 1-2 महीना जो सॉइल को या अपने पूरे खेत को वैसे ही छोड़ दिया, अब वो रेडी है दूसरी कोई नई क्रॉप्स लगाने के लिए। तो लगाने से पहले ही अभी तुमने किसी चीज की बुआई नहीं करी। मान लो तुम्हें चावल करना है, चावल बुआई करनी है, तो तुमने पहले खेतों में देखा होगा कि पानी भर के उसके बाद एक एक धान को ऐसे रोपते हैं। ठीक है? तो रोपाई से पहले ही, यानी किसी भी क्रॉप की सोइंग से पहले ही, जो हम पहली बार जो पानी प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट, ठीक है, वो फर्स्ट वाटर इज नोन एज पालियो इरिगेशन। अंडरस्टूड? इसका नाम कैसे याद रखना है तुम्हें पता होगा, एक मूवी, एक तुम्हारी कार आती है फिएट की, फिएट पालियो, अगर तुम्हें पता हो तो इससे तुम्हें याद रखना है कि जो पहली बार हमें पानी प्रोवाइड करना है जब हमने किसी भी फसल को लगाया भी नहीं है, रुपाई भी नहीं करी है, उसको बोलते हैं पालियो इरिगेशन। लेकिन रुपाई करने के बाद तुमने पहली बार जो रुपाई करने के बाद जो पहली बार पानी प्रोवाइड करा, वो तुम्हारा होता है कोर वाटरिंग। ठीक, यहाँ पे देखो, और जो उसकी डेप्थ होती है, कितना पानी तुम्हें पहली बार प्रोवाइड करना है, ये पहली बार कौन सा है? बुआई के बाद, यानी रुपाई के बाद, किसी भी फसल को लगाने सोइंग के बाद जो पहली बार प्रोवाइड कर रहे हो पानी, दैट इज नोन एज कोर वाटरिंग। अंडरस्टूड? और जो सोइंग से पहले ही जो पानी प्रोवाइड कर रहे हो, अभी तुमने फसल लगाई भी नहीं, कोई भी चीज बीज नहीं लगाए, उसके पहले ही जो तुमने प्रिपरेशन ऑफ फील्ड के लिए फर्स्ट बार जो पानी प्रोवाइड करा, वो था पालियो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉप रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर ड्यूरिंग द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप्स हैविंग ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर। एक छोटे छोटे से फ्यू सेंटीमीटर तक हमारे फसल उग गई है, और जो पहली बार पानी प्रोवाइड करोगे, द फर्स्ट वाटरिंग इज नोन एज कोर वाटरिंग एंड द डेप्थ अप्लाइड। मतलब कितने सेंटीमीटर या कितने या जो भी जितने डेप्थ की तो तुम्हारे पूरे फील्ड में तुम्हें पानी प्रोवाइड करना है, दैट इज नोन एज द कोर डेप्थ। एंड द पोर्शन ऑफ द बेस पीरियड, अभी बेस पीरियड पढ़ेंगे समझ में आएगा, द पोर्शन ऑफ द बेस पीरियड इन विच कोर वाटरिंग इज नीडेड इज नोन एज द कोर पीरियड। अब इसमें बेस पीरियड की बात बोल दिया है, तो पहले हमें बेस पीरियड भी समझना होगा, फिर से वापस इस पर आएंगे। देखो, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ये वर्ड्स हमेशा अभी आगे आते रहेंगे, तो हमें इससे बिल्कुल यूज टू होना है। बिल्कुल भी इसमें आपस में कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये तो क्रॉप पीरियड है, ये तो बेस पीरियड है। तो क्रॉप पीरियड क्या होता है? क्रॉप पीरियड जिस दिन से तुमने कोई चीज की बुआई करी, किसी भी खेत की, जैसे मान लो चावल, तिलहन या कोई भी फसल है, जिस दिन से तुमने बुआई करी और एट द एंड जिस दिन तक तुमने उसको काटा, वो जो कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, उस कंप्लीट टाइम पीरियड को बोलते हैं क्रॉप पीरियड। लेकिन अगर हम बात करें बेस पीरियड की, तो बेस पीरियड जो तुमने पहली बार उसको पानी दिया और जो तुमने आखिरी बार पानी दिया, मतलब जैसे पहली बार जब तुमने पानी दिया जब वो फ्यू सेंटीमीटर्स उग गए थे, ठीक है, तो तुमने जो पहली बार पानी दिया उसके बाद तो तुम जब तक मान लो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब तक की फसल है, अब तुम्हें पता है कि इसके 15 दिन के बाद कटाई है, तो आखिरी बार तुमने पानी दिया। तो इस टोटल टाइम पीरियड में, जो ये टोटल टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं बेस पीरियड। अब इसमें भी बताओ, अगर दिन की बात करूं मैं, तो दिन में ऑब्वियसली पता लग रहा है हमें क्रॉप पीरियड जो है ज्यादा होगा बेस पीरियड से। जैसे मैं कहूँ कि भाई मान लो कोई एक फसल, चावल की फसल है, टोटल जो है 4 महीने में रेडी हो जाती है, तो 4 महीने अगर मैं उसका क्रॉप पीरियड बोल रहा हूँ, यानी जिस दिन हमने उसकी बुआई करी और जिस दिन कटाई करी, ये पूरा जो टाइम पीरियड है उस राइस का, दैट इज योर क्रॉप पीरियड। बट अगर हम बात करें बेस पीरियड की, तो मान लो हमने जिस दिन बुआई करी उसके बाद जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद हमें पहली बार पानी देने की नेसेसिटी आई कि अब जो है खेतों में पानी सूख गया है, हमें पहली बार पानी देना पड़ेगा जब से हमने बुआई करी है, और कटाई होने वाली है, तो उसके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले पता है कि अब 20 दिन के बाद फसल कटनी है, तो उसके बाद जो आखिरी बार पानी देंगे, वो जो टाइम पीरियड है वो तुम्हारा होगा बेस पीरियड। यानी अगर मान लो मैं कहता हूँ कि नॉर्मली किसी एक क्रॉप की क्रॉप पीरियड 4 महीने है, तो बेस पीरियड ऑब्वियसली 3 महीना
ढाई महीना या फिर 4 महीने से कम ही होगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर डेफिनेशन भी देख लो। अब देखो यहाँ पे हमें बात करते हैं इरिगेशन सब्जेक्ट में। इरिगेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में अगर बात करें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन में तुम्हें वैल्यू दिखाई देगी बेस पीरियड की, ना कि क्रॉप पीरियड की। जबकि यही एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर पढ़ रहे होते तो हम ज़्यादा डील करते क्रॉप पीरियड को। बट हमें यहाँ पे मेन हमारा है कि पानी को प्रोवाइड करना है, आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई करना है अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीकों से टू द क्रॉप्स। तो हम ज्यादा किस में डील करेंगे? बेस पीरियड से। हमें इसी से मतलब है ना कि भाई पहली बार कब पानी दिए, आखिरी बार कब पानी देंगे। तो जब टोटल वाटरिंग की ही हमें फंडामेंटली चीज पढ़नी है तो बेस पीरियड जो है ज्यादा यूजफुल है इरिगेशन के इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से, इरिगेशन इंजीनियरिंग से। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्रॉप पीरियड देखो पढ़ लेते हैं। क्रॉप पीरियड इज दैट टाइम इन डेज दैट अ क्रॉप टेक्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स शोइंग टू दैट ऑफ इट्स हार्वेस्टेड। ठीक? जिस दिन से हमने बुआई करी है और अंत तक जब तक काटा है, वो जो टाइम पीरियड है इट इज नोन एज क्रॉप पीरियड। एंड बेस पीरियड की बात करें तो बेस पीरियड फॉर क्रॉप रिफर्स टू द होल पीरियड of the cultivation from the time when irrigation water is first issued from the preparation of the ground for the planting the crops to its last watering before harvesting। ठीक है, पहली बार जो तुमने पानी प्रोवाइड करा, ठीक है, उसके ग्राउंड को प्रिपेयर करने के लिए, प्लांटिंग के लिए, यानी इसमें पालियों को भी ये ऐड कर रहा है। ठीक? और अंत तक जो पानी फट गया वो जो टाइम पीरियड है इट इज नोन एज बेस पीरियड। अब यहाँ पे कोर पीरियड की बात करते हैं, जो मैंने बताया था कि द पोर्शन ऑफ द बेस पीरियड। अब देखो बेस पीरियड में क्या बोल दिया था उसने? बेस पीरियड में बोल दिया था कि भाई किसी खेत को, किसी भी फील्ड को रेडी करने के लिए, कुछ एक नई फसल लगाने की रेडी करने के लिए भी जो तुमने पहली बार पानी प्रोवाइड करा और कटाई से पहले अंत तक जो पानी प्रोवाइड करा, वो जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड है बेस पीरियड। तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये पालियो टाइम, यानी जो पालियो, तो इस इज द डेप्थ ऑफ वाटर है, जो पहली बार पानी प्रोवाइड कर रहे हो बुआई से पहले भी और बुआई के बाद भी, ये सब किसका पार्ट हो जाएंगे? बेस पीरियड के अंदर ही आएंगे ना। तो इसीलिए देखो लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ द बेस पीरियड, यानी बेस पीरियड का वो पोर्शन इन विच कोर वाटरिंग इज नीडेड। कोर वाटर कहने का मतलब फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द सोइंग इज नीडेड, इज नोन एज कोर पीरियड। अब समझ में आ गया? यानी वन व्यू में समझो कोर पीरियड क्या है भाई? टोटल जो कोई भी एक फसल जब से उगेगी और जब तक कटेगी, जो कितना टाइम वो फसल रही, क्रॉप, वो कोई भी एक क्रॉप कितने पीरियड तक है, दैट इज नोन एज क्रॉप पीरियड। और जो पहली बार प्रिपरेशन ऑफ फील्ड के लिए, यानी प्रिपरेशन ऑफ प्लांटिंग के लिए जो हमने ग्राउंड को पहली बार पानी दिया और लास्ट बार जो पानी दिया कटाई से पहले, ये जो टोटल पीरियड है, इस टोटल पीरियड को बोलेंगे बेस पीरियड। कोर पीरियड की बात करें तो छोटे छोटे फ्यू सेंटीमीटर तक थोड़ी थोड़ी फसलें उग जाएंगी और जहां पहली बार पानी प्रोवाइड करेंगे उसको बोलेंगे कोर पीरियड, और या जितना सेंटीमीटर डेप्थ में पानी प्रोवाइड करेंगे दैट इज नोन एज कोर डेप्थ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी क्लियरली मैंने इसको समझा दिया तुम्हें। देन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कहने का मतलब देखो हर बार जो है एक ही फील्ड से कंटिन्यूअसली एक ही तरह की फसल तुम उगाओगे तो क्या है, वो 2 या 3 के बाद वो फसल जो है खराब हो जाएंगी, प्लस सॉइल में भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो कोई मान लो एक तरह की फसल है, वो स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाटर जो है उसको रिक्वायरमेंट है। अगर किसी एक खेत से बार बार एक ही फसल उगाओगे तो वो, जैसे मान लो सपोज करो मैंने किसी एक खेत में गन्ने की खेती करी, शुगर केन की, तो वो जो भी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर मैं कंटिन्यूअसली शुगर केन की ही खेती एक ही उसी फील्ड पे करता रहूंगा तो क्या होगा, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल में बहुत ज्यादा डिफिशियंट हो जाएंगे और अब ये उस गन्ने को भी या उस शुगर केन को भी नहीं मिलेंगे, तो हमारी जो क्रॉप है उसकी भी यील्ड कम हो जाएगी और जो हमारा सॉइल है उसमें किसी एक न्यूट्रिएंट्स या दूसरे जो कंटेंट है उनकी एक्सेस हो जाएगी और दूसरे की जो है डिफिशियंसी हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या है, हर बार जो है अलग अलग क्रॉप्स को
वन आफ्टर वन जो है अलग-अलग क्रॉप्स को फील्ड को एक ही फील्ड में जो ग्रो करते हैं, दैट इज़ नोन एज़ क्रॉप रोटेशन। वेरी जनरलाइज्ड टर्म है, but you should know method of growing different crops in rotation one after the other in the same field is called rotation of crops। देखो अभी जो ये चीजें चल रही हैं ये थ्योरी वाला पार्ट है, बड़ा मजा आ रहा है, इजी लग रहा है समझने में, लेकिन अभी ये जैसे ही हम सेकेंड यूनिट या थोड़ा भी इसमें आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कई सारे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, पूरा डैम की डिजाइन और कैनाल की डिजाइन ये सारी चीजें जब आएंगी तो ये सब्जेक्ट तुम्हें धीरे धीरे थोड़ा सा टफ लगने लगेगा। अभी थोड़ा सा इंट्रो वाला पार्ट चल रहा है, तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और जो भी मैं आगे आने वाले ये टर्म्स है जब बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक। देन ट्रांसपिरेशन रेशियो, अभी इसको नहीं बता रहा हूँ मैं ट्रांसपिरेशन, क्योंकि पहले मैं ये बताऊंगा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या चीज है। ये भी आगे भी इवेपोरेशन वाले पढ़ेंगे तो उसको छोड़ देते हैं। अब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ड्यूटी। मैक्सिमम टाइम बहुत बार इंटरव्यू में मुझसे खुद पूछा गया है कि ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी डेल्टा में डिफरेंस क्या होता है, ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में क्या रिलेशनशिप है, और गेट के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किन किन मेथड से जो है ड्यूटी इंप्रूव होगी, किन किन मेथड से ड्यूटी कम होगी। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ड्यूटी क्या चीज है और डेल्टा क्या चीज है। ड्यूटी रिप्रेजेंट्स द इरिगेटिंग कैपेसिटी ऑफ यूनिट ऑफ वाटर। ठीक। इट is relation between the area of a crop irrigated and the quantity of irrigation water required during the entire period of the growth of the that crop। देखो ऐसे नहीं समझ आ रहा है, अब इसको थोड़ा और इस सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक क्यूमेक ऑफ वाटर में, एक क्यूमेक समझ रहे हो, मीटर क्यूब। अगर मैं बात करूं एक क्यूमेक, अगर डिस्चार्ज की बात करें ना, तो यूनिट डिस्चार्ज में, एक यूनिट डिस्चार्ज में कितना फील्ड जो है इरिगेट हो जाता है, दैट इज योर ड्यूटी। नहीं समझ में आया? फिर से समझो इसको, देखो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी। अब देखो ये ड्यूटी, अगर मैं तुमको बोलूं कि सपोज करो कहीं पर हाँ कहीं पे मान लो बहुत ज्यादा कड़क धूप है, बिल्कुल समर का सीजन है मई जून में, और दूसरी तरफ विंटर है। ठीक है, दो अलग अलग खेत हैं, दोनों में ही हम सेम मान लो ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, सेम डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पता है ना, मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि डिस्चार्ज क्या होती है। यानी कि जो एक गर्मी वाला जो हमारा फील्ड है ये भी उतना ही एरिया का है, मान लो ये भी 1000 या 1 हेक्टेयर या 1000 हेक्टेयर का हमारा एक खेत है, जो कि हम कहीं किसी समर सीजन में, बिल्कुल मिड समर सीजन में जहाँ बिल्कुल तेज धूप है वहां पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ वही 1000 हेक्टेयर एरिया है दूसरी कहीं और एरिया में, जहाँ वो विंटर सीजन है, जहाँ पे इवेपोरेशन लॉस ऑब्वियसली बहुत ही कम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि दोनों ही जगह में सेम डिस्चार्ज से अगर हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने तुम्हें बोला है कि यूनिट डिस्चार्ज से, मतलब एक यूनिट डिस्चार्ज से कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली तुम इसमें आराम से बता सकते हो कि हाँ विंटर वाली जो क्रॉप्स है, यानी जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं पड़ रही है वहां पे पानी ज्यादा दूर तक फैलेगा और ज्यादा एरिया को आसानी से उतने ही पानी में इरिगेट करेगा उस कंपैरिजन में जिस कंपैरिजन में ये समर वाले में करेगा। अगर इस वाले एग्जांपल से समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल समझ लो कि जैसे मान लो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन कहने का मतलब पानी का सरफेस से नीचे जाके ग्राउंड में मिल जाना। तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर मान लो यहाँ ज्यादा है, एक किसी फील्ड में मान लो 1000 मीटर स्क्वायर या 1 हेक्टेयर एक जगह पे खेत है, दूसरी जगह पे 1 हेक्टेयर दूसरा खेत है, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है किसी एक खेत में फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले बी वाले में इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम है, और दोनों में
दोनों तुमने बाउंड्री कर दी यानी मेड़ बना दी, और दोनों को सेम डिस्चार्ज यानी सेम कैपेसिटी का ट्यूबवेल इधर और इधर, या कैनाल, किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से तुम सेम डिस्चार्ज से दोनों खेतों को पानी प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस यूनिट डिस्चार्ज में इसका जितना एरिया इरिगेट होगा, यानी मिट्टी जो भीग जाएगी या पानी भर जाएगा या जो क्रॉप्स को पानी मिल जाएगा, और यूनिट डिस्चार्ज में बी वाले का एरिया, इनमें से किस में जो है ज्यादा एरिया वो कवर करेगा, जहां पे इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो। ठीक है भाई, जहां पे इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है तुम पानी ऊपर से डालते रहोगे, वो मिट्टी के थ्रू जल्दी जल्दी नीचे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहेगा, तो ज्यादा आगे तक कवर ही नहीं करेगा, बढ़ेगा ही नहीं, तो कम एरिया को इरिगेट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन जो है बहुत ही कम है, पानी नीचे नहीं जा रहा है, तो पानी पहले भरेगा, भरेगा तो धीरे धीरे सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। अब यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई खेतों में हल क्यों चलाते हैं, प्लोइंग क्यों जरूरी है। हल चलाने का मेन फंडा यही है कि जो भी सॉइल के जितनी भी कैपिलरीज हैं, कंटिन्यू कैपिलरीज जो है, वो कैपिलरीज को तोड़ देते हैं। अपर क्रस्ट को, हम मिट्टी को ऊपर नीचे चाहे खुरपी से अपने गमले में या फिर बड़े बड़े खेतों में ट्रैक्टर से या बैलों से जो है हल चलाते हैं, उसका फंडा यही है कि पूरी मिट्टी को हमने कोड़ दिया, पूरी मिट्टी पे हल चला दिया, प्लोइंग कर दी। इससे हुआ क्या कि जो कंटिन्यूअस कैपिलरीज थी हमने उसको तोड़ दिया। अब जो भी हम पानी फील्ड को प्रोवाइड करेंगे, फील्ड को प्रोवाइड करने पे क्या होगा, वो पानी ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो यानी यूनिट डिस्चार्ज में ही ज्यादा एरिया कवर करेगा। यानी अगर मैं तुमको बोलूं कि हल चलाने से ड्यूटी क्या है, बढ़ेगी या घटेगी, तो ड्यूटी विल इंक्रीज, ड्यूटी विल इम्प्रोवाइज। जो हल चला रहे हैं उससे हम ड्यूटी ही बढ़ा रहे हैं। तो अब मैं एक तुम्हें फंडामेंटल चीज बता देता हूं कि कोई भी ऐसी चीज जिससे तुम्हें कम पानी देना पड़े, कम पानी में ज्यादा खेती कर पाओ, कोई भी ऐसा फैक्टर तुम्हें लगे, तो वो क्या करेगा, ड्यूटी को इम्प्रूव कर देगा। अब इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जैसे तुमसे बोल देगा कि अगर प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो यानी बारिश ज्यादा हो रही है, तो तुम्हारी ड्यूटी बढ़ेगी या कम होगी। तो ऑब्वियसली जब तुम पानी, ऑब्वियसली जब पानी ज्यादा बरस रहा है, रेनफॉल ज्यादा है, तो तुम्हें खेतों में कम पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। तुम्हें कम पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और तुम्हारा ज्यादा फील्ड इरिगेट हो रहा है, तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ड्यूटी बढ़ेगी। अंडरस्टूड। तो अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ड्यूटी को क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना कि पर क्यूमिक, अगर डेफिनेशन से समझ लो, पर यूनिट डिस्चार्ज में कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, दैट इज ड्यूटी। वही तुमको ये यूनिट में भी रिजेंबल हो रहा है, हेक्टेयर्स पर क्यूमिक, या तुम इसको मीटर स्क्वायर पर क्यूमिक भी समझ सकते हो। लेकिन मैंने बताया था कि हम बड़े फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर जगह हेक्टेयर्स में डील करेंगे, तो हेक्टेयर्स पर क्यूबिक दैट विल बी द यूनिट ऑफ ड्यूटी। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा कि अगर मान लो 5100 हेक्टेयर एरिया है, एंड योर वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट दैट इज योर डिस्चार्ज, water supply required for a crop 3 cubic, then what will be your duty? Duty will be area per unit discharge, so 5100 divided by 3, it is 1700 hectares per cubic is the duty। देखिए न्यूमेरिकल है, आईईएस में आया हुआ है 2000 में, इसको समझेंगे। पहले हम डेल्टा को समझ लें। ड्यूटी और डेल्टा में बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी बनाया है जो भी डेल्टा को समझाने के बाद बताऊंगा। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर required by a crop during the entire period the crops is in the field is denoted by the symbol डेल्टा। डेल्टा क्या कह रहा है कि कोई एक फसल जो तुमने लगाई, मान लो तुमने चावल लगाया, तुमने गेहूं लगाया, गन्ना लगाया, दाल लगाई, तो पूरे उसकी लाइफ पीरियड में यानी पूरे उसके क्रॉप पीरियड में उसको जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, वो तुम्हारा हो गया डेल्टा। जो टोटल, अब इसमें बात डेप्थ में करते हैं, तो जब डेप्थ में करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर हो सकती है, एमएम हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक, यानी तुम इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो तुमने गमले में
ही एक छोटा सा कोई गेहूं का पेड़ लगा दिया अपने गमले में ही, और तुम इस चीज को नोट करते रहे कि भाई तुम शुरू से उसमें कितना लीटर बोतल से या ग्लास से पानी डाल रहे थे, अप टू द एंड जितना वो गेहूं पूरा उग गया, लास्ट अब कटाई वाली बारी आ गई, तुम गेहूं को काट सकते हो उस गमले से भी, उस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर को अगर तुम नोट करे रहो, ठीक है, तो वो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो हालांकि वॉल्यूम में आएगा। अगर तुम गमले की डेप्थ से नोट किए थे हर बार 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो भी वो वॉल्यूम के ही डिनोट करेगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को लगा उसके पूरे इंटायर पीरियड में, दैट इज नोन एज डेल्टा। जबकि डेल्टा क्या था? डेल्टा था कि एक यूनिट ऑफ डिस्चार्ज में, ठीक है, पर क्यूमेक वाटर में कितना एरिया कवर कर ले रहा है। अंडरस्टूड? अगर देखो, अब ये एग्जांपल मैं तुम्हें बस एक ले रहा हूँ, लेकिन इससे तुम समझना गलत नहीं। एग्जांपल तुम ऐसे समझ लो कि अगर मान लो वाटर, कुछ ऐसा होता कि वाटर की विस्कोसिटी हर जगह सेम नहीं होती, कहीं भी हालांकि ऐसा है नहीं, वाटर की विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, बट ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर सपोज करो वाटर की विस्कोसिटी कहीं बहुत कम होती और वाटर की विस्कोसिटी कहीं बहुत ज्यादा होती, यानी कि कहीं पर तो पानी बिल्कुल तेल जैसा पतला होता और कहीं पर पानी शहद जैसा बिल्कुल गाढ़ा होता, और तब मैं तुमसे बोलता कि ये बताओ कि ड्यूटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो तुम बिल्कुल बताओगे कि सर जहाँ पे शहद जैसा पानी होगा वो तो ज्यादा एरिया कवर नहीं करेगा, ठीक है, जब वो ज्यादा एरिया कवर नहीं करेगा तो वहां पे ड्यूटी क्या है, कम हो जाएगी। और जहाँ पे ज्यादा एरिया कवर करेगा, जब तेल सारा पानी ज्यादा फैल जाएगा, तो उसका क्या है, एरिया अपॉन पर यूनिट डिस्चार्ज है ना, वो ज्यादा कवर करेगा, ज्यादा एरिया कवर करेगा तो उसकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो देखो डेल्टा में लिखा हुआ है लास्ट में टी ए, यहीं से इसको वर्ड को पकड़ेंगे, टी ए मतलब टोटल अमाउंट। तो जो टोटल अमाउंट से तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ वाटर या टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, या अमाउंट याद रखो, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर टू ए क्रॉप्स टू इट्स इंटायर पीरियड इज नोन एज डेल्टा। तो अब ड्यूटी और डेल्टा में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन बात करें रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड द बेस पीरियड, कि ड्यूटी और डेल्टा में क्या रिलेशनशिप है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी बाई डी। एसएससी जेई और ए के कई एग्जामों में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। तो यहाँ से इसके लिखे हुए नोट्स से ही समझने की कोशिश करते हैं क्या रिलेशनशिप कैसे ही है, 8.64 आ गया है, 8.64 बी बाई डी कैसे आया, देख लो, बहुत इजी है। देखो, हम मानते हैं कि मान लो बी जो है, बी बेस पीरियड इन डेज है। बेस पीरियड क्या था, याद होगा तुम्हें, दिस इज नॉट क्रॉप पीरियड, मैंने बताया था इरिगेशन में हम बेस पीरियड से डील करेंगे। तो बेस पीरियड क्या था, जो पहली बार पानी प्रोवाइड करा खेतों को रेडी करने के लिए, प्लांटेशन के लिए, और आखिरी बार जो पानी प्रोवाइड करी कटाई से पहले, ठीक, वो जो टोटल टाइम पीरियड था वो क्या था, बेस पीरियड था। याद आ गया? देन बी इज योर, हमने माना कि माना कोई खेती हम करने जा रहे हैं, हमारा कोई फसल है, तो बी इज इक्वल टू बेस पीरियड इन डेज, बी कोई बेस पीरियड है, डी is duty in hectare per cubic, and delta is suppose total depth of water supplied in meters। ये सब हमने अज्यूम कर लिया। तो फिर लिख रहा है इफ वी टेक अ फील्ड ऑफ एरिया डी हेक्टेयर, मान लो हमने डी हेक्टेयर कोई एरिया लिया, एंड वाटर सप्लाइड टू द फील्ड करस्पॉन्डिंग टू द वाटर डेप्थ डेल्टा मीटर्स विल बी। देखो, अगर डी हेक्टेयर का एरिया है, ठीक, तो अगर मैं तुमको बोलूं कि टोटल जो इसमें पानी प्रोवाइड करे हैं वो हम, और अगर डेल्टा है, डेल्टा क्या था मैंने बताया था ना, डेप्थ ऑफ वाटर। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई तुमसे पूछा जाए कि टोटल पानी कितना सप्लाई किए हैं, तो भाई एरिया इनटू डेप्थ, दैट इज द वॉल्यूम ना। वाटर सप्लाई टू द फील्ड की बात कर रहा है टोटल, अगर टोटल वाटर सप्लाई टू द फील्ड है दैट इज एरिया, एरिया इज डी, दैट इज अज्यूम्ड, एंड डेप्थ ऑफ वाटर टोटल अमाउंट इज डेल्टा। तो यानी हमने अगर बात करें वॉल्यूम की बात करें, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो किसी भी एक क्रॉप को प्रोवाइड करे वो कितना होगा, डेल्टा इंटू डी, ठीक। एरिया हेक्टेयर में है, डेप्थ मीटर में है, तो हेक्टेयर मीटर। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो, अब ये हेक्टेयर मीटर है, तो हेक्टेयर मीटर को एक हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, तो हमने वहां कन्वर्ट कर दिया। डी इंटू डेल्टा, हेक्टेयर को क्या लिखा हमने भाई, मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 इंटू 10
के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, यहां तक कोई डाउट? उसके बाद बात करते हैं, अगेन फॉर द सेम फील्ड ऑफ द डी हेक्टेयर 1 क्यूमेक ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। अब देखो ड्यूटी की बात आ गई। अगर मान लो उसी सेम डी हेक्टेयर के फील्ड में 1 क्यूमेक ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फ्लो ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड, पूरे इंटायर बेस पीरियड में हमें 1 क्यूमेक पानी जो है उस फील्ड को डिसाइड करना है, तो ये किसकी बात कर रहा है? ये ड्यूटी की बात कर रहा है। तो 1 क्यूमेक वाटर पूरे इंटायर बेस पीरियड में, अगर मैं बात कर रहा हूँ पूरे इंटायर बेस पीरियड की, इंटायर बेस पीरियड क्या हो जाएगा? तब तो वो डेल्टा ही तो हो जाएगा ना वो। तो वो क्या बोल रहा है? 1 into b। अब ये देखो यहाँ पे 24 into 60 कैसे आ गया? पूरे इंटायर पीरियड का मतलब है कि पहले तो बी जो था वो बी डेज में था। अब अगर उस डेज को हम कन्वर्ट करें सेकंड में, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे आगे क्यूमेक है मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसको भी सेकंड में चेंज करना होगा। तो एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। तो उस बी डेज को हमने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड्स में। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या आ गया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके बाद अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि देखो दोनों सेम ही चीज है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो हमने खेत को दिया इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा की बात कर रहा है, और यहाँ पे भी बोला है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि हमने टोटल बेस पीरियड में दिया। ये भी ड्यूटी है और ये भी ड्यूटी है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो d इंटू डेल्टा इंटू 10 के पावर 4 और इक्वल टू b इंटू 24। ये आपस में सब डिवाइड डिवाइड कर देना, तो तुम्हारा ये क्या है 8.64 b/d मीटर्स निकल करके आ गया। ठीक है, कई जगह पे ये जो है सेंटीमीटर में 864 b/d भी लिखा होगा, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना। ये यूनिट अभी हम सेंटीमीटर में हमने कुछ नहीं लिया है, हमने हेक्टेयर को भी मीटर स्क्वायर में चेंज किया। हमने दिन जो बी जो हम नॉर्मली एज्यूम किया था हमने ना, देखो ऊपर हमने बेस पीरियड इन डेज में एज्यूम किया था, उस डेज को हमने सेकंड में कन्वर्ट करा, ताकि हम सब कुछ जो है मीटर सेकेंड इसमें डील कर सकें। तो हमारा जो है 1 क्यूमेक डे इक्वल टू 8.64 हेक्टेयर मीटर्स के इक्वल होता है। तो ये याद रखना है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 b/d। भाई देखो बी पहले आता है डी बाद में आता है, इसलिए बी ऊपर रहेगा डी नीचे रहेगा, इस तरह से तुम्हें याद करना है। कभी भी d/b, देखो ऑप्शन में ऐसा ही आंसर देता है, इसको कभी कंफ्यूज नहीं करता है, डेल्टा को इधर कर देगा कुछ नहीं। डेल्टा इक्वल टू 8.64 b/d, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, लेकिन 50 बार पूछा गया है। ऊपर मैंने एक चीज छोड़ी थी अभी ना, एक न्यूमेरिकल था। अब आते हैं इस न्यूमेरिकल पे, आज की क्लास में न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देते हैं। आईईएस का न्यूमेरिकल है, लग रहा है तुम्हें टफ, लेकिन बहुत इजी होगा। फॉर बॉर्डर स्ट्रिप, मेथड ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप, इसके पहले मैंने बताया था ना वो फॉर्मूला टाइम वाला y/i, तो वहीं से ये भी सॉल्व होगा। बॉर्डर स्ट्रिप की इमेज क्लियर हो गई होगी दिमाग में, अभी मैंने पीपीटी में फोटोज दिखाई। फॉर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन, डिटरमाइन द टाइम, सिंपल क्वेश्चन है, टाइम डायरेक्टली पूछ रहा है। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट स्ट्रिप ऑफ द लैंड ऑफ 0.04 हेक्टेयर। भाई तुम्हारे पास 0.0 हेक्टेयर का खेत है, इन एरिया फ्रॉम द ट्यूबवेल, इसमें भी ट्यूबवेल विथ डिस्चार्ज ऑफ 0.02 क्यूमेक से पानी से तुम्हें डिस्चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी मान लो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से जो डिस्चार्ज में पानी प्रोवाइड हो रहा है ये हो रहा है। द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जो पानी में सॉइल में अंदर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है ऑफ द सॉइल में बी टेकन एज 5 सेंटीमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर है, तो तुम्हें तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि भाई इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, और आवर को सेकंड में, अगर हम सब कुछ मीटर पर सेकंड में लेके चल रहे हैं तो। एंड द एवरेज डेप्थ ऑफ द फ्लो ऑन द फील्ड एज द 10 सेंटीमीटर। Also determine the maximum area that can be irrigated from this tube well। देखो इसमें एक चीज यहाँ पे ड्यूटी पूछ दिया, बोल रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम दिस ट्यूबवेल, यानी इस डिस्चार्ज से कितना एरिया इरिगेट होगा। तो ये क्या पूछ रहा है? ये ड्यूटी ही तो पूछ रहा है, ड्यूटी यही तो था ना कि कितना एरिया यूनिट डिस्चार्ज से इरिगेट होगा। तो पहले एक जगह लिख देते हैं क्या क्या गिवन है। एरिया इक्वल टू 0.04 हेक्टेयर, Q इक्वल टू 0.02 क्यूमेक,
देन इसमें कहीं से हाइलाइटर नहीं लेते क्या? मैंने डिजिटल सिग्नेचर, कमेंट, फिर चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्यूमेक को मीटर पे क्यूब पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, इसमें सबको हेक्टेयर में ले रहा है, कोई भी एक यूनिट तुम यूज कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसमें देखो मीटर क्यूब है, अगर मैं मीटर क्यूब को ऐसे लिखूं मीटर स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो ये जो मीटर स्क्वायर है, अगर इस मीटर स्क्वायर को हमें हेक्टेयर में चेंज करना है तो 10,000 से डिवाइड कर दें, तो वो मीटर स्क्वायर हेक्टेयर में बदल गया। एक मीटर ऐसे ही मीटर में रहा, और सेकेंड को आवर में चेंज करना है तो 3600 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हेक्टेयर मीटर पर आवर में ये निकल करके आ गया 0.0072 हेक्टेयर मीटर पर आवर, ठीक। आई इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर आवर, तो मीटर में कर देंगे, आवर में ही ले रहे हैं तो इसको आवर में रहने देंगे, तो 0.05 मीटर पर आवर। डेप्थ दिया हुआ है y इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर। फॉर्मूला पिछली बार भी हमने पढ़ लिया था, t इक्वल टू 2.303। ये 303 कैसे आया था? log e को हमने log 10 में चेंज किया था, तो 2.303। y क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर i, इन्फिल्ट्रेशन रेट log 10, q क्या है? डिस्चार्ज, और बाकी सारे फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रख दी। सारी वैल्यूज रखने के बाद हमारा 39.06 मिनट्स आ गया। इतना तो पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने करा था, ठीक है, कि टोटल ये 39.06 मिनट क्या है, यानी इससे क्लियर होना चाहिए कि भाई जो ट्यूबवेल चला रहे हो अपने इस खेत के लिए 0.04 हेक्टेयर के खेत के लिए, तो लगभग 40 मिनट तक अपना ट्यूबवेल चलाओगे तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर खेत को मिल जाएगा। इससे ज्यादा चलाओगे तो पानी जबरदस्ती भरोगे, पानी वेस्ट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करोगे, वाटर लॉगिंग होगी। कम चलाओगे तो डिफिशियंसी होगी। ये है तुम्हारी एक्यूरेसी की इतने देर तुम्हें चलाना चाहिए। अब इसमें जो तुमसे छोटा सा न्यूमेरिकल नीचे पूछ दिया था कि ड्यूटी क्या होगी, तो दैट मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड दैट इज क्यू बाई आई, ठीक। तो यहाँ पे डिस्चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे तो 0.144 हेक्टेयर निकल के आ जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम एरिया। देखो इंटेंसिटी अगर मैं बात करूं या फिर इन्फिल्ट्रेशन रेट की बात करूं, तो वो डिस्चार्ज अपॉन एरिया ही होता है। या अगर मैं बात करूं डिस्चार्ज, Q इक्वल टू आई ए लिखते हो, Q इक्वल टू आई ए का मतलब समझो, आई मान लो इन्फिल्ट्रेशन रेट है कुछ, ये मान लो ये तुम्हारी फील्ड है। पेन ले लो क्या मैं, पीपीटी में देख लेते हैं, मेरी पीपीटी में आता है। यहाँ पे पॉइंटर रखता हूँ। देखो मैं ये बात कर रहा हूँ कि सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा ये कोई फील्ड है, ठीक। इन्फिल्ट्रेशन रेट मतलब जिस रेट से पानी जो है मिट्टी के अंदर जाएगा, और इसका एरिया क्या है? ए है। तो अगर तुम इसको टोटल क्यू डिस्चार्ज से पानी दे रहे हो, तो जो पानी दिया, और अगर मैं बात करूं कि इन्फिल्ट्रेशन रेट इसका कुछ आई है और टोटल एरिया है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो सीधे नीचे जा रहा है, मान लो सारा का सारा पानी नीचे ही जा रहा है, कुछ अभी भर ही नहीं रहा है, बिल्कुल डिफिशियंसी है, बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, तो जितना तुमने पानी दिया, पानी जो है नीचे जा रहा है। कितना पानी जा रहा है? वॉल्यूम की बात करें अगर मैं, तो टोटल जो एरिया है और रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन आई है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही तो इक्वल होगा डिस्चार्ज के। तो यानी Q इक्वल टू कि एरिया निकालना है कि टोटल कितना तुम्हारे पास डिस्चार्ज है, इन्फिल्ट्रेशन रेट है, और तुमको बोला जाए कि भाई टोटल एरिया बताइए जिसको हम इरिगेट कर सकते हैं, तो Q बाई आई, वही इस न्यूमेरिकल में किया हुआ है
है ना। इस न्यूमेरिकल में देखो Q/I किया, टोटल हेक्टेयर में निकल करके आ गया। ठीक है, तो अभी बाकी आगे जो है ये क्रॉस कमांड एरिया भी चलो कवर ही कर लेते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी कुछ जो चीजें हैं ये और डेफिनेशंस ये भी कवर कर लेते हैं। देखो फिर होता है ग्रॉस कमांड एरिया और कल्चरल कमांड एरिया। तो देखो क्रॉस कमांड एरिया, मान लो कहीं एक से कहीं जगह से एक नहर जा रही है, ठीक, और इस नहर की वजह से या तुमने कहीं पर एक रिजर्वायर दिया या एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में तुमने पाइप के नेटवर्क बिछाया, तो तुम्हें ये पता है ना कि इस ट्यूबवेल से लगभग इतना हेक्टेयर या इतना एरिया को तो हम पानी पहुंचा सकते हैं। वही तुम्हारा हो गया ग्रॉस कमांड एरिया। यहाँ पे एक कमांड वर्ड इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि बेसिकली हम कनाल के लिए इसको यूज करते हैं कि मान लो हमने कोई एक नहर बनाई या कोई एक चीज बनाई, तो हम ये देखते हैं कि उससे टोटल कितने गांव या कितने जो एरिया है टोटल जो है हम यहाँ पे इनमें पानी पहुंचा सकते हैं, कितना एरिया ये कवर कर रहा है, वही होगा ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक, अब डेफिनेशन यहाँ पढ़ते हैं। द इमेजिनरी एरिया फॉर विच वी आर डिजाइनिंग द चैनल्स इज कॉल्ड एज द ग्रॉस कमांड एरिया। मतलब एक पूरा बड़ा गांव या एक पूरा बड़ा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इस नहर के पानी को या इस नदी के पानी को इधर से रूट डाइवर्ट कर दें या इधर कैनाल बना दें या इधर कोई रिजर्वायर बना दें, तो लगभग लगभग इतना पूरा एरिया जो है यहाँ पे लगभग हम पानी पहुंचा सकेंगे इसके रूट डाइवर्जन से। तो जितना एरिया जो हम इमेजिनरी देख रहे हैं, जो इमेजिनरी एरिया फॉर विच we are designing on the channels is called as the gross command area. The gross command area in this is thus the total area lying between the drainage boundaries which can be commanded or irrigated by a canal system. वही चीज जो मैंने बोली, the gross command area is thus the total area lying between the drainage boundaries, मतलब उसकी पूरी ड्रेनेज बाउंड्रीज, उतनी बड़ी ड्रेनेज बाउंड्री जहां तक एंड तक पानी पहुंच सकता है, यानी कि इरिगेशन किया जा सकता है इस कैनाल के थ्रू कि इस नहर से तो भाई वहां उस एंड तक पानी पहुंच जाएगा। तो वो जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, ग्रॉस कमांड एरिया। अब इस ग्रॉस कमांड एरिया में दो एरिया आते हैं, CCA यानी कल्चरेबल कमांड एरिया और अनकल्चरेबल कमांड एरिया। भाई जैसे अब पूरा एक गांव है, तो उस पूरे गांव में बहुत सारे घर बने होंगे, बहुत सारी और भी ऐसी चीजें स्ट्रक्चर्स बने होंगे जहां पे तो हम खेती नहीं कर सकते। तो जहां हम खेती नहीं कर सकते वो भी वो एरिया हो गया अनकल्चरेबल एरिया, और जहां हम खेती कर सकते हैं, जो मतलब जो फील्ड अवेलेबल है किसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वो हो गया कल्चरेबल एरिया। लेकिन वो दोनों ही, जैसे मान लो पूरे पूरे एक गांव में हमने ऐसा रूट नहर का डिवाइड करा कि इस पूरे गांव में अब सॉइल मॉइस्चर की कोई कमी नहीं होगी, आराम से हम कहीं से भी रूट डाइवर्ट करके पानी को पहुंचा सकते हैं। तो वो पूरा गांव जो हुआ वो हो गया ग्रॉस कमांड एरिया। अब उस पूरे गांव में बहुत सारे घर बने होंगे और भी ऐसी चीजें होंगी, गौशाला वगैरह सब होंगी, जहां तो हम खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गया अनकल्चरेबल एरिया। और जहां खेती कर सकते हैं वो हो गया कल्चरेबल एरिया। तो ये हमेशा पूछते हैं लोग कि भाई CCA जो है वो GCA के अंदर आता है या नहीं। ठीक, तो ग्रॉस एरिया कंटेन्स कल्चरेबल एंड unculturable areas. Area on which crops can be grown is known as culturable, and जहाँ नहीं कर सकते खेती वो अनकल्चरेबल। देन आउटलेट फैक्टर की बात करें तो जो ड्यूटी एट द आउटलेट, जो भी हमारा, जैसे मान लो एक इनलेट पॉइंट है किसी नहर का, एक आउटलेट पॉइंट है, तो किसी भी नहर या किसी भी फील्ड के आउटलेट वाले पॉइंट पे जहां से पानी एग्जैक्टली आउटकम आ रहा है, ठीक, मतलब आफ्टर इवेपोरेशन, आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन, सॉइल को भी पानी मिल गया, उसके बाद भी पानी जो बाहर आउटलेट पॉइंट से वापस से मिलेगा, उस आउटलेट पॉइंट पे जो ड्यूटी होती है उसको बोलते हैं आउटलेट फैक्टर। देन बात करें टाइम फैक्टर की, तो नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज एक्चुअली रन एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड, ये होता है टाइम फैक्टर। जैसे मान लो कोई कैनाल है, वो कैनाल क्या कोई नहर या फिर कोई बैराज का हमेशा गेट नहीं खुला होता है। हमेशा गेट खोलोगे तो खेतों में पानी ज्यादा भर जाएगा, उसमें इंटेंसिटी, मतलब कि हमें 15 दिन 20 दिन के बाद अब पानी थोड़ा कम हो गया या फिर खेत सूख गया तो हमने फिर से उस बैराज की गेट खोल दी है या फिर कैनाल का गेट खोल दिया, या फिर हमें ट्यूबवेल की बात करें तो फिर 15 दिन 20 दिन के बाद फिर एक बार ट्यूबवेल चला दिया, ऐसा होता है। तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज एक्चुअली रन, मतलब देखो
उतने दिन जिसमें कनाल में एक्चुअली में पानी जो है बह रहा है, नहरों में के थ्रू पानी हमने दिया, और नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड, टोटल नंबर ऑफ इरिगेशन पीरियड है, उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं टाइम फैक्टर। यानी कि इसका रेशियो जो अगर तुम देखोगे तो हमेशा जो है 1 से कम रहेगा, है ना। जो टोटल नहर जो है वो हर वक्त तो नहीं बह रहा है, लेकिन इरिगेशन पीरियड जो है वो उस हिसाब से चेंज रहेगा। कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो दिस इज द रेशियो ऑफ द मीन सप्लाई डिस्चार्ज टू द फुल सप्लाई ऑफ ए कैनाल। मतलब कि मान लो कोई हमने एक कैनाल बनाई है, ठीक, तो कैनाल में पूरा मुंह तक ऊपर तक पानी भर रहा है भाई, फुल फ्लो में बह रहा है, या फिर आधा बह रहा है, या फिर 1/4 बह रहा है, कितना डेप्थ ऑफ वाटर जो उसमें हर वक्त कैनाल में कितनी है। अगर हम उसकी रेशियो निकालें कि जनरली जो एक मीन हो कि लगभग इतना पानी हमेशा इसमें मीनली रहता है, और फुल सप्लाई तो इतनी है, उनका रेशियो की बात करें तो वही होगा कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी ऑफ व्हाट? कैपेसिटी ऑफ कैनाल की बात कर रहा है ये। दिस इज रेशियो ऑफ मीन सप्लाई टू द फुल सप्लाई ऑफ ए कैनाल, ठीक। इसका भी रेशियो अगर बात करोगे तो 1 से कम ही आएगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है। अगर कैपेसिटी फैक्टर 1 है, इसका मतलब क्या है कि वो कनाल अपने फुल सप्लाई, यानी जितना मैक्सिमम पानी उस नहर में बह सकता है, वो पूरा सप्लाई का पानी नहर में बह रहा है। अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटी फैक्टर 1 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है कि बाढ़ की स्थिति आ गई है, वो अब कनाल तुम्हारी जो तुमने नहर बनाई है वो टूट भी सकती है, या उसके बाउंड्रीज के बाहर बाहर पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फुल सप्लाई से भी ज्यादा पानी बह रहा है अब। इसका कहने का मतलब तो यही है। अगर मैं तुमको बोलूं कैपेसिटी फैक्टर 0.5 है, यानी ये 0.5 बोलते ही तुम्हें समझ आएगा कि लगभग कैनाल में जो जनरली पानी जो है, जो फुल सप्लाई रहता है, उसका आधा डेप्थ का पानी जो है कैनाल में बह रहा है। देन रूट जोन डेप्थ, तो जो मैक्सिमम डेप्थ है सॉइल की, सॉइल स्ट्रटा की, इन विच जो क्रॉप स्प्रेड इट्स रूट सिस्टम एंड ड्राइव्स वाटर फ्रॉम द सॉइल इज रूट जोन डेप्थ। मतलब कोई भी एक जो फसल है उसकी जड़ें कितनी अंदर अंदर तक गई हैं, जहां से वो पानी लेता है। देखो एक बात समझो, पानी जो खेतों में ऊपर भरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका पेड़ों को कोई फायदा नहीं है, उससे पेड़ पानी नहीं ले सकते। पेड़ भाई पानी कहाँ से लेंगे? जड़ों से, और जड़ कहाँ है? मिट्टी के नीचे। तो जो पानी लेना है एग्जैक्टली पेड़ों को, वो सॉइल के थ्रू लेना है, यानी रूट जोन डेप्थ से लेना है, ना कि ऊपर के भरे हुए पानी से। तो हर एक पेड़ की जड़ अलग अलग डेप्थ तक है। जैसे मैं बात करूँ कि बबूल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये बड़े बड़े वृक्ष हैं। जो बात करूँ बरगद के पेड़ है, तो इनकी जो रूट जोन है बहुत अंदर तक, बहुत गहराई तक है, तो इनका रूट जोन डेप्थ बहुत गहरा है। लेकिन अगर हम बात करें छोटी छोटी फसलों की, गेहूं की, चावल की, तो इनका रूट जोन डेप्थ कितना होगा? आधा मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर। तो हर एक फसल का जो जितना डेप्थ तक जो रूट जा रहा है, जहां से वो पानी को एक्सट्रैक्ट करेगा सॉइल से, दैट इज नोन एज रूट जोन डेप्थ। अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लिए काफी है। बच्चे आप लोग सिलेबस पूछ रहे हो कि कितना आएगा टेस्ट में, तो वो जितने लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएंगे वहां तक समझ लेना है। इसलिए अभी मैंने ग्रुप में भी ये डिस्कस नहीं किया है कि कितना यूनिट तक आएगा।